क्वेश्चन नंबर 10 को अगर अपन डिस्कस करेंगे ना, तो फिर मैं उसमें लिखूंगा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 में, एक मिनट रुकना, बार बार बंद हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में अपन को गिवन है कि दैट इज, अब मुझे ना ये लग रहा है कि सबने पढ़ा या नहीं पढ़ा, सबने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ 1s ऑर्बिटल इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, देख भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बतानी है। हमें एक बात पता है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, जिसको अपन शाई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है रेडियल वेव फंक्शन ट्रायंगुलर वेव मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, ये अपन ने लिखा हुआ है। सो अपन को गिवन है द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर 1s ऑर्बिटल। तो शाई अगर अपन 1s ऑर्बिटल के लिए लिखेंगे ना, तो रेडियल पार्ट अपन को गिवन है उसका 1s ऑर्बिटल का, रेडियल पार्ट ऑफ 1s ऑर्बिटल इज, जो मुझे गिवन है ना वो ऐसे गिवन है, देखो वो इक्वेशन जो गिवन है ना वो इक्वेशन देखते हैं अपन। तो रेडियल पार्ट में मुझे गिवन है 2 फॉर 1s ऑर्बिटल into z by a naught to the power of 3/2 into e to the power of sigma by 2, ये तो हो गया आपका रेडियल फंक्शन। और मल्टीप्लाई बाय एंगुलर पार्ट क्या गिवन है अपन को, 1/4 पाई टू द पावर ऑफ 1/2, ये गिवन। अब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? बोलो, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। पाई स्क्वायर। वेरी गुड, एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन तुम लोगों ने बोला, अच्छा लगा। इसका मतलब स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, ये तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है और इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो सही स्क्वायर होता है। तो चलो इसको स्क्वायर करते हैं, यस 2 का स्क्वायर कर देते हैं, z बाय a नॉट 3/2, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, e टू द पावर ऑफ माइनस सिग्मा बाय 2, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई टू द पावर ऑफ 1/2, और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 4 इंटू z बाय a नॉट टू द पावर ऑफ 3 e टू द पावर ऑफ माइनस सिग्मा, मुझे गिवन है क्वेश्चन में, आई थिंक वी आर मेंशन ना, उन्होंने मेंशन किया है ना व्हाट इज सिग्मा। सिग्मा इज, ये है अपने पास 2 z r डिवाइडेड बाय n इंटू a नॉट इंटू 1/2, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई। अब देख भाई 4 तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या है, मेरे पास गिवन है ये 1/पाई को अपन बाहर ले आते हैं, इधर आगे लेके आते हैं, z बाय a नॉट टू द पावर ऑफ 3 कर लेते हैं, इधर ये 2, ये स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, तो मेरे पास 2 बचेगा, एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, है ना। तो ठीक है, अपन ऑप्शन एक बार दे, तुम एक बार ऑप्शन मैच करो ना, क्या आ रहा है अपने पास, ऑप्शन मैच करो ना, तो अपन इसको सॉल्व करें, वरना क्यों सॉल्व करें। ऑप्शन ए बी सी डी, ए तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ पाई है, उनको 2√पाई चाहिए, वो नहीं है। बी हो सकता है, बी में z बाय a स्क्वायर भी टू द पावर ऑफ 3 है, और e टू द पावर भी 2 पाई r a नॉट है, चलेगा ये चलेगा, राइट। फिर अपने पास गिवन है 1/पाई सी में गिवन है, लेकिन z बाय a नॉट का 3/2 गिवन है सी में, सो आंसर तो बी अब तक करेक्ट है, और डी में 2/पाई है, वो गलत है, आंसर इज
आंसर इज बी। Yes, sir. ठीक है ना, आंसर अपने पास बी आ गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे ना, तो विल गेट दैट the angular wave function of which orbital will not be disturbed by variation in the azimuthal angle. It is the s orbital, which has L equal to 0. Yes, So sir. not affected by azimuthal angle. Because for s orbital ना, we know that s orbital तो spherical होता है, ये x, y और z, we are not able to tell ना कि किस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन होगा. So Yes, sir. theta for this is equal to 0. That's why therefore L equal to 0. So it is not affected by the angle. It is not affected by the angle. It is not affected by angle. सर मतलब अजीमुथल एंगल ये अजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। हाँ, उससे कोरिलेट करेंगे। अब एक बात देख, जो अजीब से इक्वेशन, अजीब से क्या मतलब, वो इक्वेशन होते हैं तो उनमें लिखे हुए हैं, तो अपन कहेंगे जो इक्वेशन के बने, जरा उन इक्वेशन को देखो तुम, किसी भी 1s या 2s या 3s इन ऑर्बिटल्स में इनका रेडियल पार्ट हो या एंगुलर पार्ट, इसमें ना तो साइन थीटा आएगा, ना तो साइन फाई आएगा, ना कॉस थीटा आएगा और ना ही कॉस फाई आएगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े ना करने, श्रोडिंगर इक्वेशन, Yes, sir. दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। देखो आप इक्वेशन में R1s वहां कहीं थीटा नहीं लिखा, R2s वहां कहीं कॉस थीटा या साइन थीटा नहीं लिखा, लेकिन आप एक बात देखो, एंगुलर पार्ट में P, चाहे वो Px हो या Py हो या Pz हो, उसमें इनमें से किसी को आना कंपलसरी होगा, क्योंकि P में अपन बता सकते हैं ना किस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, X पे, Y पे, Z पे या किस एक्सिस पे, तो कभी भी एंगुलर पार्ट नहीं आएगा एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल में रेडियल पार्ट अपन को पता है, रेडियल पार्ट कैन बी डिफरेंट फॉर, इज डिफरेंट फॉर 1s 2s 3s, ये सब अलग अलग होंगे, बट एंगुलर पार्ट इज सेम फॉर ऑल एस ऑर्बिटल। तो क्या होता है, लिखा हुआ है 1/4 1/2, यही रहेगा। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको दिया था, ये किस लिए पढ़ने दिया था मैंने, आपने कुछ पूछा था मुझसे, तो किसने पूछा था? कुछ पूछा था आपने मुझसे। सर वो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में 18, 19, 20 हम कर रहे थे। हाँ 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 बेटा, याद आ गया मुझे, याद आ गया मुझे, है ना, एक्सरसाइज 3 में 81 से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा था पहले ये पढ़ो, इसको सीखो और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना। वेरी गुड, वही था। चल देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं ना फिर। अगर उसको पढ़ने के लिए मुझे ये सब पढ़ने के लिए कहा आपने, तो वो क्यों कहा वो देखते हैं अपन, है ना। चलो अपन देखते हैं, तो उसी को देखते हैं अपन। मैं देखता हूँ, हाँ एक मिनट, अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब उसको सॉल्व, क्योंकि वही एक पार्ट ऐसा था ना जिसमें अपन को सॉल्व करने में मजा आएगा। अब देखते हैं अपन। अब इसमें अपन को गिवन है 18, 19, 20 में कि भाई द वेव फंक्शन शाई इज मैथमेटिकल फंक्शन। हाँ, तो अभी देखो ना अपन ने कैसे लिखते हैं, 1s के लिए लिखा, 2s के लिए लिखा था ना आपने,
ठीक है ना, whose value depends upon the spherical coordinates, polar coordinates आपने बताया ना, r theta phi बताया, of the electron and characterized by the quantum numbers। तो ये r theta और phi orbital wave function में आपने बताया था, r डिपेंड करता है nl पे और angular part डिपेंड करता है ln पे, वो बताया आपने। Here is r distance from the nucleus, theta is the co-altitude and phi is the azimuth। If in the mathematical functions given in the table, z is the atomic number and a naught is the Bohr radius, correct? ठीक है भाई, चलो कॉलम 3 कॉलम वाला तो वैसे ही बहुत इजी होता है, अपन कॉलम 1 की बात करते हैं। कॉलम 1 को देखते हैं अपन, फिर अपन कॉलम 2 को देखते हैं और कॉलम 3, ये 3 कॉलम्स के। कॉलम 1 बनाते हैं अपन, कॉलम 2 बनाते हैं और कॉलम 3 है अपने पास। तो चलो देखते हैं 3 कॉलम्स। कॉलम 1 में अपन को गिवन है 1, ये 1s है, 2, ये 2s ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल। अब ठीक है, 1s लिखो 2s लिखो, ऑर्बिटल नहीं भी लिखोगे आप तो भी चलेगा, हमको पता है वो ऑर्बिटल है। फिर 2pz लिखा और थर्ड में अपन को 2pz लिखा और फोर्थ में आपने 3dz पर लिखा। इसमें आपने इस टाइप से लिखे, psi ऑफ n l और m proportional to z by a naught to the power of 3/2 और e to the power of minus zr by a naught, ये अपन को गिवन है। ठीक है, सेकंड वाले में आपने लिखा है दैट इज 1 रेडियल नॉट, 1 रेडियल नॉट। ठीक है, और थर्ड वाले में आपने लिखा है दैट इज psi n l m is proportional to z by a naught, z by a naught to the power of 5/2 और e to the, इसमें फिर r भी लिखा है, फिर e to the power of minus zr डिवाइड बाय 2a naught। ठीक है, इंटू cos थीटा। और फोर्थ वाले में आपने लिखा है दैट इज xy plane is nodal plane, plane is nodal plane, is nodal plane। इसमें अपन को गिवन है p, जो कि ऐसे गिवन है अपन को, psi वर्सेस r का ग्राफ बनाना है और ग्राफ आपने ऐसे लिखा है। ठीक है, आपने ग्राफ ऐसे, और फिर p के बाद q में आपने लिखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by a naught का क्यूब और p q r आपने दे रखा है मुझे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, density is maximum at nucleus, और S मुझे गिवन है that is energy difference, energy needed to excite the electron, n equal to 2 to 4 is, ये 2 है ये 4 है, energy needed is मतलब डेल्टा E is equal to कितना गिवन है अपन को, 27/32 times the energy needed, ये तो times है, times the energy for 2 to 6। ठीक है, ये गिवन है। अब एक बात देखो, ये अपने पास एक मैच द फॉलोइंग गिवन है और अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। हाँ, पहले तो इसको रख देते हैं अपन, इसको मैं देखता हूँ पहले इसमें। अब देख भाई, मैं इसको इससे मैच कर सकता हूँ और इसको इससे मैच कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें थीटा नहीं है, आपके
ऑर्बिटल वेव फंक्शन में थीटा नहीं है, और थीटा किसके लिए नहीं होता? एस के लिए। सिर्फ S एस ही orbital। एक ऐसा ऑर्बिटल वेव फंक्शन है जिसमें कॉस थीटा और जो एंगुलर पार्ट्स में थीटा नहीं होता। इसका मतलब है ये दोनों सिर्फ इससे मैच कर सकते हैं। रेडियल नोड अपन को पता है क्या था, n-l-1। अगर इसमें अपन सब में ये कैलकुलेट करना चाहें तो सिर्फ इसमें ही एक रेडियल नोड आ रहा है बस, उसके अलावा किसी में रेडियल नोड नहीं है। तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। देखो ना, 1 -0 -1 0, 2 -1 -1 0, 3 -1 -2 -1 0। तो अपन कहेंगे देखो अब इसमें तो थीटा आ रहा है, इसका मतलब है ये इससे मैच कर सकता है और इससे भी मैच कर सकता है, लेकिन 3 वाला 1 और 2 से मैच नहीं कर सकता, और 3 4 1 से मैच नहीं कर सकता, और 2 वाला सिर्फ 2s से मैच कर रहा है चारों में, 4th वाला सिर्फ इससे मैच कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि XY प्लेन सिर्फ PZ में हो सकता है नोडल प्लेन। अगर ये PZ है तो ये वाला XY प्लेन हो जाएगा। भाई DZ स्क्वायर में तो XY प्लेन में रिंग होता है ना, तो वो प्लेन तो बोल ही नहीं सकते। DZ स्क्वायर में तो नोडल कोन होता है, प्लेन थोड़ी होता है। और S में कभी कोई प्लेन होते नहीं, उसके लिए तो L का वैल्यू 0 होता है। तो एक बात अच्छे से पता है कि जो ये ग्राफ बना हुआ है ना, इसमें एक नोड है और ये S का ग्राफ है, तो ये 2S का ग्राफ होगा, मतलब ये इससे मैच करेगा। अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द न्यूक्लियस, भाई वो सिर्फ 1s में होता है। क्यों? क्योंकि 1s में ही अपन ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा ड्रॉ करते हैं और कहते हैं भाई मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होगी? न्यूक्लियस में होगी। मतलब सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे तो डेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ऐसे करने पड़ा, मतलब ये वाला इससे मैच कर सकता है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये अपन को बहुत सारा पार्ट इस थीटा से पता चल गया कि यार ये कहाँ हो सकता है, ये सिर्फ इन दोनों को हो सकता है। ये वाला पार्ट अपन को इससे ही मैच कर सकता है। 1s और 2s के लिए, क्योंकि s के लिए तो ये होगा ऑर्बिटल वेव फंक्शन, क्योंकि इसमें थीटा नहीं लिखा, तो 1s का भी हो सकता है, 2s का भी हो सकता है, लेकिन रेडियल नोड सिर्फ 2s में हो सकता है। मतलब 2 1 से भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, 2 इससे भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चंस 18th वाला। अब देखो कितना सारा अपने पास इंफॉर्मेशन आ गया उससे, ठीक है। अब अपन 18th वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18th वाले क्वेश्चन में गिवन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अपने लिए है 18th, उसमें गिवन है द फॉर हीलियम आयन द ओनली इनकरेक्ट, मतलब हीलियम आयन के लिए ओनली इनकरेक्ट चूज करना है अपन को, इनकरेक्ट। ठीक है भाई, चल फर्स्ट वाले को देखते हैं अपन, ए वाले ऑप्शन को। 1 1 और S, तो S वाले में कैलकुलेट ही कर लेते हैं एक बार कैलकुलेट, क्योंकि हीलियम आयन के लिए बोल रहे हैं। तो हीलियम आयन के लिए डेल्टा E 422 की बात कर रहे हो, तो 13.6 इंटू n स्क्वायर z स्क्वायर मतलब 4 इंटू सेकेंड शेल 4 हो जाएगा और फोर्थ शेल 1/16 हो जाएगा। अपन सबको पता है मैं क्या कर रहा हूं। और डेल्टा E 622 लिख लेते हैं अपन, तो अपन कहेंगे 13.6, ठीक है, इंटू 4 इंटू 1/4, वो तो सेकंड शेल के लिए हो गया, और ये 1/36 आ जाएगा 6 शेल के लिए इलेक्ट्रॉन। चलो इनका रेशियो ले लेते हैं। सो डेल्टा E 422 डिवाइडेड बाय डेल्टा E 622, ये तो कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा, इनका रेशियो बना लेते हैं अपन, 16 - 4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 4, और डिवाइड बाय करूंगा क्या, 36 - 4, तो यहाँ पर अपन को पता है ये 12 है, तो मैं सीधे 12 लिख ही देता हूँ ना, इतना मतलब अपन इतना पढ़ चुके हैं सर, आप नहीं भी लिखोगे तो भी पता है मुझे कि मुझे क्या करना है। तो अपन कहेंगे यहाँ पर 16 - 4 मतलब 12 डिवाइड बाय 16 इंटू 4,
और इधर लिख लूंगा मैं 36 माइनस 4 मतलब 32 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 36। 4 को तो करता हूँ कैंसिल और यहाँ पर लिखता हूँ 12 डिवाइडेड बाय 16 और मल्टीप्लाई बाय होगा अपना क्या 36 डिवाइडेड बाय 32। ये हो जाएगा 3 बाय 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। मेरा आंसर आ रहा 27 डिवाइड बाय 32। ये करेक्ट है, मतलब फर्स्ट वाला मैच कर रहा है। डेल्टा E2 माइनस E1 E2 माइनस E4 इज 27 by 32 टाइम्स ऑफ E6 माइनस E2, मतलब S के साथ मैच कर रहा है। अब B की बात करते हैं। B में अपन कहेंगे 2 2 और Q, मतलब 2 2 और Q, तो 2 2 Q तो ये हो जाएगा। तो अपन कहेंगे 2 2 और Q को अगर चेक करना है मुझे, तो चलो फिर देखते हैं। इसमें कोई हीलियम के लिए बोल रहा है ये। चलो 2 2 Q की बात करते हैं। 2 2 Q, ठीक है। तो 2 2 और Q, ठीक है। तो अपन कहेंगे देखो, अब 2 2 Q की बात अगर अपन करेंगे, 2 से 2 तो हो रहा है, ये Q वाला पार्ट अपन को नहीं आ रहा 2 2 Q। तो अपन कहेंगे देखो भाई, हमें एक बात पता है कि 2s का प्रोबेबिलिटी आप ऐसे कैलकुलेट करोगे शाई से। 2s का प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? शाई से कैलकुलेट करोगे। तो शाई इज प्रोपोर्शनल टू, अब z का वैल्यू हीलियम के लिए क्या होगा? हीलियम के लिए 4 डिवाइडेड बाय a0 टू द पावर ऑफ कितना, ठीक है, टू द पावर ऑफ कितना, तो अपन कहेंगे 3/2। चलो 3/2 कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब स्क्वायर की बात करनी है अपन को। तो e टू द पावर ऑफ माइनस z मतलब 4r डिवाइडेड बाय a0 टू द पावर ऑफ 2। इसको स्क्वायर करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। हाँ, स्क्वायर तो कर ही दिया आपने, स्क्वायर तो था ही नहीं ना पहले, अपन ने स्क्वायर तो कर ही लिया। तो अब क्या करेंगे अपन, अपन को गिवन है यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या गिवन है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। 4 कांस्टेंट, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट। तो क्या करें? ये तो कैंसिल हो गया, आ तो गया, ये प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट ही तो है। तो शाई स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 4 टू द पावर ऑफ 3, वो कांस्टेंट है, अपन ने इसलिए a टू द पावर ऑफ 3 ले लिया। तो आ रहा है करेक्ट, बी वाला भी करेक्ट। चलो अब सी की बात करते हैं। सी वाले में 1 1 क्या लिखा, 1 3। एस के लिए कभी cos थीटा आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एंगुलर पार्ट से इंडिपेंडेंट होता है। ये तो 100% गलत है, यही अपना आंसर है, क्योंकि उसने नॉट करेक्ट पूछा था अपन से। ये तो 100% गलत है ना, अपन को पता है भाई 1s या 2s के लिए, s ऑर्बिटल के लिए cos थीटा वाला पार्ट आ ही नहीं सकता, वो तो एंगल से इंडिपेंडेंट होते हैं s ऑर्बिटल्स। ये कॉम्बिनेशन तो गलत है। 1s या 2s में 3 और 4 आ ही नहीं सकते। 1s ना 1s में 3 4 आ सकते हैं, ना 2s में 3 4 आ सकते हैं, क्योंकि s में नोडल प्लेन नहीं होता और उनमें थीटा आ नहीं सकता। और 3 और 4 के लिए 1 और 2 दोनों गलत है, क्योंकि 3 और 4 में आपको थीटा तो लिखना ही पड़ेगा इसमें, ऑर्बिटल वेव फंक्शन जैसे यहां लिखा, थीटा तो लिखना ही पड़ेगा आपको, राइट। ठीक है, अब फोर्थ डी वाले की बात करते हैं। तो डी वाले में लिखा था 1 1 और r। हाँ, ये तो करेक्ट है, अपन ने तो बनाया था ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ना न्यूक्लियस में, जैसे जैसे दूर जाओगे न्यूक्लियस का, ये भी करेक्ट है। अब देखो अपन को, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये देखते जाना कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन सही होते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन के लिए अपन को मैच करने पड़ेंगे ना। चल अब 19th की बात करते हैं। 19th में था अपने पास, फॉर द गिवन कॉलम 1 द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब देखो इतने सारे करेक्ट तो अपन को पता है, इतने सारे करेक्ट कॉम्बिनेशन अपन को पता है। E रिप्रेजेंट ना, इट इज द एक्सपोनेंशियल। ये E जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है, जैसे होता है ना
e to the power of 0 लिखो 1 आ जाएगा, e to the power of 1 लिखो 2.303 मतलब ऐसा आ जाएगा। log base e to the power उस टाइप से तुमको पता है ना, e is the exponent, it is not the electron, e का पावर एक्सपोनेंट होता है। और एक्सपोनेंट इसलिए ना क्योंकि तभी तो कर्व, ये कर्व बनेंगे, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा ना। एक्सपोनेंशियल कर्व मतलब वो रैपिडली चेंज होता है। 19 वाले में अपन को ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना था, 2 2 p, इससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, पहले से बना रखा है अपन ने, करेक्ट, पहला वाला करेक्ट हो गया। अब देख जैसे ही अपन को पहला वाला करेक्ट पता चला ना, हमें 3 गलत कॉम्बिनेशन पता चल गया, हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 गलत कॉम्बिनेशन पता चल गया। मतलब ऐसा नहीं कि वो ऑप्शन ढूंढ उसको हटा दो बाकी ऑप्शंस को, मुझे 3 गलत कॉम्बिनेशन पता चल गए। वो क्या, 19 से 1 2 और s कभी नहीं बन सकता, 1 2 और s कभी नहीं बन सकता, 1 2 और s, क्योंकि 2 में रेडियल नोड होता है, 1 में 1s में रेडियल नोड होते नहीं। 4 4 r 4 4 इसमें नोडल प्लेन xy नोडल प्लेन होते ही नहीं, dz स्क्वायर में xy प्लेन में तो रिंग होता है। और d क्या, ये तो 2s है, वो उधर से बोला ना स्टार्ट। फिर फोर्थ वाला 3 3 p 3 3, ये तो हो सकता था, लेकिन p वाला पार्ट ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 2s है, ऊपर से शुरू हो रहा था ना ग्राफ, p के लिए तो यहाँ से शुरू होते हैं सारे ग्राफ। ठीक है, बड़ा इजी था। 20th वाला देखते हैं, तो ये ए वाला करेक्ट आंसर। फिर फॉर द हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन एटम के लिए सिर्फ, तो हाइड्रोजन एटम के लिए अपन क्या करेंगे, द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन 1 1 p, तो 1 1 और p नहीं, ये तो 2s है, गलत है, कोई 1s के लिए थोड़ी होगा ये, अलग अलग तो ठीक है। दूसरा वाला 1 4, 1 के लिए 4 हो ही नहीं सकता, नोडल प्लेन थोड़ी होता है, बी भी गलत है। सी वाला 4 4, भाई इसमें नोडल प्लेन होते नहीं, ये भी गलत है, ये तो डोनेट कर रहा है अपन को। 1 1 और s, हाँ पॉसिबल है ना, हीलियम के लिए बनाया था ना, लेकिन वो हाइड्रोजन एटम के लिए होता है। 1 1 s कहा ना उसने, 1 1 s वो किसी के लिए भी हो सकता है। 1 1 s नहीं भाई, वो भी गलत है, तो फिर सही कौन सा है, फिर से पढ़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये तो हीलियम के लिए होता है, उसने लिखा है फॉर हाइड्रोजन एटम, हाँ हाइड्रोजन एटम के लिए बताना पड़ेगा। फिर से पढ़ता हूँ, 1 1 p 1 1 p बिल्कुल गलत, क्योंकि ये तो 2s के लिए होता है। फिर 1 4 1 4 ये भी गलत हो गया, क्योंकि 1 इसमें नोडल प्लेन हो ही नहीं सकता। 2 1 2 1 और क्या था, q 2 1 q, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि s में ये प्रोबेबिलिटी अभी मैंने फाइंड आउट किया था ना, ये तो लिखा है s के लिए, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना, ये सब तो बाकी तो बात कांस्टेंट है, वो हो सकता है, क्योंकि इसमें z तो फिर बात ही नहीं करेंगे, वो तो कांस्टेंट है। chi square is inversely proportional to a to the power of a not to the power of q, so 1 ये 2 1 और q हो सकता है। थर्ड वाले में 1 1 s 1 1 और s नहीं, ये तो हीलियम के लिए अभी कैलकुलेट किया, so 1 1 s s is true for helium, not hydrogen। ये अभी हीलियम का ही कैलकुलेशन किए थे, नहीं हाइड्रोजन के लिए भी ट्रू हो जाएगा, पता क्यों, वो z से तो इंडिपेंडेंट था ना, उसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि z से तो इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो इसके लिए भी ट्रू हो जाएगा, और हाइड्रोजन के सभी के लिए ट्रू हो जाएगा। अब कोई भी ले लो, क्योंकि रेशियो पूछा ना आपने, टाइम्स पूछा है, टाइम्स पूछोगे तो मैं रेशियो लूंगा, और रेशियो लोगे तो ये तो कैंसिल हो जाने, और z भी कैंसिल हो जाना, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ z, इसीलिए इट्स करेक्ट। तो डी वाला ऑप्शन
तो बता देंगे ऑप्शन इज बी, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है ना दैट से, किसी भी एटम में लिखो इसलिए ही आएगा, रेशियो है ना। अब बताओ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 वो उस दिन पूछा था ना आपने, तो मैंने कहा था ना कि वो पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद ना अपन को बहुत सारी पार्ट क्लियर हो गए थे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, थीटा किसके लिए पॉसिबल है, किसमें थीटा नहीं आता है, नोडल प्लेन क्या होते हैं, रेडियल नोड्स क्या होते हैं, वो सब बात। Yes. अब बताओ, मेरे ख्याल से बाकी अपन कैलकुलेट कर चुके थे, मतलब एडवांस वाला पार्ट सारा ही कर लिया था अपन। मेंस वाले पार्ट में कोई डाउट है तो बताओ। पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 मेरे ख्याल से डिस्कस कर लिया था शायद अपन ने पार्ट 2। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 भी डिस्कस कर लिया था ना अपन। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 9-7 है। अच्छा, पार्ट 2 का 9-7 सो 9th वाला बता देता हूँ। पार्ट 2 में 9th वाला है। पार्ट 2 का 9th वाला है 26 27 भी है। अच्छा 6 भी है, 26 27 17 19। अच्छा 7th वाला नहीं है, 17 है, ठीक है। 28 18 हो गया। चल डिस्कस करते हैं। ये ना सभी का, मैंने कल सभी के क्वेश्चन लिख लिए होंगे मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं, नहीं 6 वाले से, 9 लिख ले, 9 लिखा है तो उसे शुरू करते हैं। At temperature T, the kinetic energy of any particle is 3/2, ठीक है। The de Broglie वेक्टर, अच्छा lambda is equal to h upon mv होता है, मैं इसको kinetic energy लिख सकता हूँ is equal to h square 2 pi 2 lambda kinetic energy, ठीक है। चाहता क्या है ये, the order is photon, neutron and electron। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में ये सब काइनेटिक एनर्जी क्या जरूरत है, मास से कोरिलेट कर दो, मास ऑफ फोटन लेस देन इलेक्ट्रॉन लेस देन न्यूट्रॉन, तो लैम्डा फॉर फोटन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन न्यूट्रॉन, हो गया। मास से कोरिलेट, फोटन का मास तो सबसे कम होगा, इट इज ऑलमोस्ट मासलेस। 6th वाले में आपने पूछा था, 6th वाला देख लो। Excited hydrogen atom emits the light in the UV region at this frequency. The energy of the single photon is, लो भाई उसमें क्या, फ्रीक्वेंसी कितना, एनर्जी पूछो तो 6.626 into 10 to the power of -34 into फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है 2.47 into 10 to the power 15। लो ये आंसर आ जूल्स में, तो ये 15 ये 19 बच गया 10 की पावर -19, so 6.626 into 2.47 into 10 to the power of -19 joules। अब अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6.6 into 2 12 point something, so 2.5 into 6.6 कर देते हैं, 2.5 into 6.6, so 6 to 12 और 6 into 0.5 13 16 के आसपास आएगा, so it is nearly 60।
नियरली 16 का मतलब हो गया 16 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो क्या गिवन है अपन को? 10 की पावर माइनस 19 में क्या गिवन है अपन को? 10 की पावर माइनस 40 गलत। 19 में 8 तो नहीं आ सकता, इन दोनों का प्रोडक्ट 8 तो नहीं आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। और 10 की पावर माइनस 19 तो सी हो गया अपने पास, ये 1.6 गिवन है ना। ओके 9 6 17 18, चलो 17 वाले को देखते हैं। 17 वाले में मुझे गिवन था कि भाई फॉर एमिशन ऑफ लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन एटम from Na to final n, the plot of wave number versus 1 by n is n square is ठीक, 1 by n square will be ठीक है। The Rydberg constant the Rydberg constant RH is in wave number ठीक है। देख भाई 1 by lambda is equal to होता है RH into z square into हाइड्रोजन एटम लिखा तो 1 लिख लेंगे 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square ये है अपने पास। तो 1 by lambda होता है वेव नंबर इज इक्वल टू RH, सेट हो गया 1 इनटू लिखा था मेरे पास 1 by n1 square minus 1 by 8 square। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। अब RH उसने लिखा RH इज इन वेव नंबर, मतलब मैं इसको इधर ले जाता हूं। तो V of divided by RH will be equal to 1 by n1 square minus 1 by 64। आप क्या करो, इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से। mx प्लस c से कंपेयर करो। तो मुझे लेना है वेव नंबर को, आपको किसके अगेंस्ट करना है, दैट इज विद वेव नंबर अगेंस्ट 1 by linear with the intercept minus r। अब ये बोल रहा है the plot of wave number against this 1 by n will be, तो 1 by n वर्सेस वेव नंबर का ग्राफ बताना है। तो लीनियर विद द स्लोप माइनस RH, लीनियर विद द स्लोप माइनस RH, तो इसका मतलब है अपन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या नॉन लीनियर आ रहा है अपने लिए, नॉन लीनियर आ रहा है अपने लिए। हाँ तो ठीक है ना, अपन इसको y इक्वल टू mx प्लस c में, इसको अपन क्या करते हैं 1 by n लेते हैं और इसको इधर लेके आते हैं 1 by n स्क्वायर। अब इसमें ये कह रहा है प्लॉटेड विद वेव नंबर अगेंस्ट 1 by n स्क्वायर, तो वेव नंबर अगेंस्ट 1 by n स्क्वायर, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, वेव नंबर इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 1 by n स्क्वायर और ये आ जाएगा अपने पास RH और ये आ जाएगा अपने पास RH डिवाइडेड बाय 64। तो ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये क्यों लिख रहा है द रेडबर्ग कांस्टेंट RH इज इन वेव नंबर, तो RH को वेव नंबर के अंदर ही डाल देता है। तो स्लोप क्या लेंगे अपन, ये वाला पार्ट तो ये ले लिया, लैंग्वेज इसका बड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसका आंसर भी बड़ा गड़बड़ आएगा क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आंसर चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज का बंदा हो रहा है इसमें। वो कह रहा है फॉर द एमिशन ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। द एमिशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन एटम इनिशियल स्टेट 8 to n
the plot of wave number versus, तो wave number versus 1 by n, plot of wave number versus 1 by n. तो the plot of wave number versus 1 by n, यहाँ ले लेते हैं wave number और इधर ले लेते हैं 1 by n square. तो क्या करें अपन, इसको 1 by n square को अपन ने x ले लिया, ये वेव नंबर को अपन ने y ले लिया, तो इंटरसेप्ट क्या लेने हैं 1 by 64, तो माइनस 1 by 64 मतलब नीचे रहेगा, तो माइनस है ना स्लोप. तो अब इसको क्या बताएं RH, तो इसको RH रखते हैं, तो लीनियर विद द स्लोप माइनस RH, नॉन लीनियर तो नहीं आएगा, लीनियर आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आ रहा है. लीनियर विद द इंटरसेप्ट नहीं, इंटरसेप्ट तो माइनस 64 है, वो गलत होगा. लीनियर विद द स्लोप RH. अब अगर अपन स्लोप RH लेते हैं, स्लोप इज तो इसका मतलब मुझे यहाँ RH मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और RH मल्टीप्लाई करूंगा तो स्लोप विल बी दिस RH, तो M will be equal to RH, linear with the slope RH. तो स्लोप मेरे पास RH आ रहा है, linear with the slope minus RH तो नहीं आ रहा है, it is coming out to be RH, है ना, क्योंकि C is coming out to be minus ना, माइनस C का वैल्यू माइनस 1 by 64 है, तो RH के हिसाब से स्लोप आ रहा है, that is RH के हिसाब से स्लोप आ रहा है. So that is your answer for 17th. 18th वाले में अपन को गिवन है, 18th वाले में which of the following combination of the statement is true regarding the interpretation of atomic orbitals. Okay, interpretation of atomic orbitals. इनके बारे में जो अपन इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं वो ट्रू होना चाहिए. व्हाट इज ट्रू अपन, तो एक तो अपन को गिवन है ए, एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ हाई एंगुलर मोमेंटम, electron in an orbital of high angular momentum stays away from the nucleus than the electron in the orbitals of lower angular momentum. An electron in the orbital of higher angular momentum stays away. मतलब हायर एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होगा, L का वैल्यू अगर 0 है तो न्यूक्लियस के पास होता है, अगर 1 है तो न्यूक्लियस से दूर होगा, 2 होगा तो और दूर होगा, और 3 होगा तो और दूर होगा. ये करेक्ट एंगुलर मोमेंटम ना. भाई एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट ऑफ L into L+1 ऑर्बिटल के लिए h/2π. तो अगर L का वैल्यू ज्यादा होगा तो इट विल बी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. करेक्ट. बी वाले को चेक करते हैं. फॉर अ गिवन वैल्यू, अब ये तो ए वाला था जो अपना करेक्ट है, अब बी वाले की बात करते हैं. फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब मुझे एक n का वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द साइज ऑफ द ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एजीमुथल क्वांटम नंबर. मतलब साइज ऑफ द ऑर्बिटल इज, द साइज ऑफ द ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ L. नहीं भाई, अगर वैल्यू ऑफ L बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना. भाई अगर वैल्यू ऑफ L बढ़ेगा तो शेल भी तो बढ़ेगा. फर्स्ट शेल में तो सिर्फ S होता है, सेकंड शेल में मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n का वैल्यू 1 है तो L का वैल्यू 0 हो सकता है, n का वैल्यू 2 है तो L का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है. मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो दैट्स स्ट्रांग. अपन को वो कह रहे हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. स्ट्रांग आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब सी की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, ठीक है, आप मैकेनिकल मॉडल की बात कर रहे हैं. द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2π. ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट शेल,
हाँ, तो 1s के लिए तो 0 आएगा। The ground state angular momentum is equal to nh upon, that is for regarding the atomic orbitals, ठीक है। तो 1s के लिए अपन क्या कहेंगे, अगर आप ऑर्बिटल mvr लिखो is equal to nh upon 2 pi, so ये 1 हो जाएगा, तो h by 2 pi होगा। और अगर आप ऑर्बिटल की बात कर रहे हो s ऑर्बिटल की, तो 0 हो जाएगा। सो h by 2 pi लिखोगे तो सही है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो फर्स्ट शेल ही होगा और उसमें सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, तो वो डिपेंड करता है ओनली फर्स्ट शेल पे। तो is equal to, according to wave mechanics, the ground state angular momentum is equal to h by 2 pi, correct? The plot of psi versus r, हाँ, तो plot of psi versus r लिखे ना, psi versus r for the various azimuthal quantum number, मतलब l के लिए, various l मतलब s के लिए, p के लिए, d के लिए, ऐसे various l shows peak shifting towards higher value, that's wrong, क्योंकि इसमें तो हायर वैल्यू थोड़ी था, तो वो कह रहा है ऐसे बोल रहा है, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, शाही में थोड़ी होता है, होता तो है ऐसा, लेकिन शाही में नहीं होता, ये तो 4 पाई r स्क्वायर dr में होता है। A and C are correct. A and C will be correct. D और B तो बिल्कुल गलत थे, D और B तो बिल्कुल गलत है, अपन ऑप्शन देख के भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फिर आपने लिखा 19th वाला, चलो 19th वाले की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 19th वाला, 19th में गिवन है which of the following graph does not represent the relation between the incident light and the ejected electron from the metal surface, अपन सबको पता है। अगर ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हो ना इसमें, मतलब 1s, ये 1s है, हम जब एटम बनाते हैं तो भी तो 1s ऐसे ही बनता है। 2s से अपन को 0 लिखना पड़ेगा, 2s में नहीं कर सकते थे ये पार्ट, 2s को अपन को यही बताना पड़ेगा, 1s दोनों एक जैसे। टू एस के लिए अपन न्यूक्लियस को नहीं इंक्लूड कर सकते थे, 1s में कर सकते। ग्राउंड स्टेट लिखा था ना उसमें, इसलिए मैंने कहा ग्राउंड स्टेट में चाहे ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, की बात है। वैसे तो नहीं कर पाते। Which of the following graph does not represent, देख भाई मुझे ये पता है, न्यू होता है, न्यू नॉट होता है, और काइनेटिक एनर्जी होती है, तो अपन को पता है कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट जो कांस्टेंट होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन। हमें एक बात पता है, ये 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता, ये तो टोटल है। सो ए ऑप्शन में अपन कहेंगे देखो भाई, ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहां आपने फ्रीक्वेंसी लिखा है और ग्राफ आपने यहां से शुरू किया है, तो दिस पार्ट रिप्रेजेंट न्यू नॉट, ये पार्ट जो था वो न्यू नॉट था, इट्स करेक्ट भाई। फ्रीक्वेंसी मतलब ये दोनों बराबर होंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा ना, मतलब इस पॉइंट पे न्यू नॉट और न्यू दोनों बराबर होंगे। काइनेटिक एनर्जी तभी तो आना शुरू होगा
जब ये ज्यादा होगा इससे, जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इससे ज्यादा होगा, दिस इज न्यू नॉट, इसका वैल्यू जब इससे ज्यादा होगा तभी काइनेटिक एनर्जी आएगी। सो इट्स करेक्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, ठीक है, बी वाला देखते हैं। बी वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है और यहां पर अपन को फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे ना, करेक्ट। तो भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे अगर, तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना। तो फिर ये ग्राफ ऐसे क्यों कर दिया आपने? तो अपन कहेंगे सपोज मेटल पे 20 इलेक्ट्रॉन है, तो अब आप फ्रीक्वेंसी कितना भी बढ़ाओ, फिर 20 इलेक्ट्रॉन अगर रिजेक्ट हो गए, अब उसके बाद थोड़ी और रिजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने सरफेस पे थे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अपन ने एजेक्ट करवा दिए, तो अब तो कांस्टेंट होंगे ना, वो भी करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये वाला। सो काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अगर अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अपन कहेंगे इसमें ग्राफ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे होने का मतलब ये हो गया कि जैसे ही आप इसको अगर मान लो फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा भी दोगे तो ये आ जाएगा, नहीं, जब तक ये फ्रीक्वेंसी इसके बराबर नहीं होगा, ये फ्रीक्वेंसी इसके बराबर नहीं होगा, तब तक ये नहीं निकल सकता। इसलिए ये ग्राफ सही था, ये गलत है, ये सही था। भाई जब तक मान लो इस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, इस फ्रीक्वेंसी का मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू मान लो 5 है, तो आप अगर 2 दोगे तो ये इजेक्ट नहीं होगा, 3 दोगे तो इजेक्ट नहीं होगा, 5 होगा तो इजेक्ट होगा, बट ये 0 है। 5 से ज्यादा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, मतलब पहले 5 तो देनी पड़ेगी ना आपको, ये 5, तो यहाँ तो कह रहा 0, जैसे ये दोनों शुरू करोगे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो इसका क्या, तो गलत है। अब डी वाले की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाँ, तो अपन ने पढ़ा था, इंटेंसिटी का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ रेडिएशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। तो अपन ने कहा था कि अगर आप इंटेंसिटी मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे रेडिएशन फॉल करोगे ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड तो बढ़ेंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होती। ये अपन ने लास्ट पॉइंट में लिखा था। यहां पर इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी नहीं है, नंबर ऑफ वेव्स फॉल, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉल, रेडिएशन फॉलिंग ऑन द सरफेस। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे, उतना ही फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स बढ़ा रहे, उतना ही फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स बढ़ा रहे, तो अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बढ़ेंगे ना, लेकिन सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी आएगी। सो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, दैट इज 19। 20 को लिखो, 19 वाला 19 हो गया, ये सब हो गया। 28, 27, 26 से 28, 26 से 28, 26 वाले में अपन को गिवन है, चलो 26 की बात करते हैं। If P is the momentum of faster electron ejected when the metal surface after the irradiation of light having wavelength, then 1.5 P momentum of photoelectron, then the wavelength should be equal to, देखो ये सीधा सीधा ये बोल रहा है कि अपने पास एक एटम है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ
अट्रैक्टेड है। अभी अपन से कह रहे इफ p इज द मोमेंटम ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, मतलब जब मान लो ये 13.6 से अट्रैक्टेड है इसमें, तो p is the momentum of faster electron ejected from the metal surface after radiation of light। अगर मैं वेवलेंथ लैम्डा इसको देता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा p मोमेंटम से। राइट, तो वो अपन से कह रहा है कि अगर मान लो इसी एटम में जो ये इलेक्ट्रॉन था, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं 1.5 p दे दूं, 1.5 नहीं, 1.5 मोमेंटम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं, वो कह रहा है लैम्डा की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर मैं इसका जो मोमेंटम निकलने का बाहर है ना 1.5 p है, तो बताओ लैम्डा क्या होगा। तो बोलेंगे हमें जानना पड़ता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv। सो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। आपने एक बार लैम्डा ये दे दिया और एक बार आपने कहा ये लैम्डा 1 p1 कर लेता हूँ और ये लैम्डा 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p2 कर लेता हूँ। सो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू p2 अपॉन p1। सो मेरे पास लैम्डा 1 लैम्डा है अपने लिए और डिवाइडेड बाय p मोमेंटम है मेरे लिए। हाँ, लैम्डा 2 अपने पास कैलकुलेट करना है अपन को और p2 अपन को 1.5 p के बने। सो लैम्डा 2 लैम्डा 1 के कंपैरिजन में कितना आएगा, ये 0.5। सो अपने पास आएगा, लिख लो भाई, अब लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन 1.5। नहीं, अपन को माइनस करना था, माइनस करना था, गड़बड़ कर दी, माइनस करना था क्योंकि अपन को गिवन है ना द वेवलेंथ ऑफ द लाइट शुड बी कितना, और assume kinetic energy of the photoelectron is very high as compared to the work function। अच्छा, kinetic energy is very high as compared to the work function। हाँ, तो वर्क फंक्शन तो एक जैसे ही रहेगा, उसमें क्या है kinetic energy, वो तो अपन बात ही नहीं करेंगे। kinetic energy is very high as compared to the work function। अपन डायरेक्टली मतलब ये कह रहे हैं, ये है, ये है, तो लैम्डा कितना होगा, उसको 3/2 कर दो। ये एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी थी, ये भी एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा बना गया तो अपन को इसको काइनेटिक एनर्जी लेना चाहिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ तो ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी अगर है तो मैं क्या करूंगा। एक बार फिर से पढ़ूंगा। If p is the momentum of fastest electron ejected from the metal surface after radiation with this wavelength, अगर मैं इतना wavelength का, अभी fastest electron का मतलब क्या, कि जल्दी निकल जाए और क्या, मतलब fastest electron वही होगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी है। और अगर मैं इसको इससे अगर हूं तो काइनेटिक एनर्जी इतनी आती है। ठीक है, assume kinetic energy of the ejected electron is very high as compared to the work function। ठीक है, वो तो हम वैसे भी नहीं ले रहे, मतलब यहाँ पर जो ये है नेग्लिजिबल है, वो हटाना, लेकिन हटाना तो पड़ेगा।
तो वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी को कैसे कोरिलेट करोगे? वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी को कैसे कोरिलेट करते हैं? तो अपन कहेंगे वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी कोरिलेट करो ना ऐसे। अपन को पता तो ये सब मतलब गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपन ज्यादा लिख रहे हैं। वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी अपन सीधा लिख लेते हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv। काइनेटिक एनर्जी से अगर इसको कोरिलेट करना है तो हाँ, इतना क्यों करना है अपन को? अपन को पता है ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ देगा, तो हो गया ना अपना काम। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 होता है। सो 12.3 डिवाइड बाय रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ले भाई हो गया, ये लैम्डा हो गया। और जब अपन ने ये लैम्डा 1 और काइनेटिक एनर्जी 1 हो गया, और ये लैम्डा 2 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाय होगा काइनेटिक एनर्जी 2। अब रेशियो ले लो, हो गया ना काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर अपने पास क्या आ रहा था? लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा अपने पास? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 रूट आ जाएगा। तो क्या गिवन है अपन को? लैम्डा 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 कितना है? 1.5। सो 1.5 ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1। तो मैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गए। अब 1.5 को 3/2 कर देते हैं। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर करूंगा तो आई गॉट दैट 3/2। सो लैम्डा 1 लैम्डा 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ लैम्डा 1 का स्क्वायर। ये आना चाहिए। ये आना चाहिए। तो लैम्डा 2 कितना आ रहा है अपने पास? इसको रूट लेते हैं, रूट ऑफ लैम्डा 1 आएगा 2/3 का रूट आ रहा है। टू बाई थ्री का रूट ऑफ लैम्डा तो स्क्वायर में है ही नहीं अपने पास। हाँ जी, क्या लैम्डा तो स्क्वायर में है ही नहीं अपने पास। अरे यार, हमने कुछ गड़बड़ किया क्या? अच्छा रुक जा, पहले अपन 27-28 कर लेते हैं। 27-28 कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ना टाइम लगेगा मुझे लग रहा है। क्वेश्चन को टाइम तो नहीं लगना चाहिए, देखते हैं अपन क्या है। सर इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट दिया है। मतलब उसके हिसाब से इसको स्क्वायर आना चाहिए। देखते हैं अपन, एक मिनट है, अपन उसको देखते हैं। उसको रुक जाना बेटा, वो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब अपन कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं कुछ। एक बार 27-28 कर देना, क्योंकि अब अगर करूंगा तो इसी मेथड से करूंगा ना, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करूंगा, वो भूल जाऊंगा वो मेथड, फिर नए तरीके से करेंगे। 27 करते हैं। For any given series of spectral line of the hydrogen atom, delta V is given to me. Delta V है क्या यहाँ पर? Maximum and minimum. ठीक है, delta V is equal to wave number of maximum minus wave number of minimum. Be the difference in the maximum and minimum frequencies. Oh my god, ये तो frequencies है। ठीक है, in per centimeter. The ratio of Lyman and the Balmer series S. हाँ तो ठीक है ना, हो जाएगा।
ठीक है, डेल्टा वी ऑफ लाइमन और डेल्टा वी ऑफ बाल्मर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ना, डेल्टा ई ऑफ लाइमन और डेल्टा ई ऑफ बाल्मर। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 13.6 तो गया, जेड भी गया। मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस चाहिए आपको फ्रीक्वेंसीज। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया मैक्सिमम एनर्जी। तो लाइमन में एनर्जी डिफरेंस ना, सो 1/1² माइनस 1/∞² माइनस मिनिमम का मतलब हो गया 1/1² माइनस 1/2² डिवाइड बाय बाल्मर में मैक्सिमम का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम एनर्जी, सो 1/2² मतलब 4 माइनस 1/∞² माइनस 1/2² माइनस 1/3। ये पूछा अपन से, तो प्रोपोर्शनलिटी लिख लेते हैं। ये तो हो गया 1 माइनस 3 माइनस ये 4 हो गया, 4 माइनस 1 3/4, ये हो गया 1/4। ये 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 मतलब 5 और 4 इंटू 9 36। ये है मेरे पास 4 1 जा 4 माइनस 3 1/4 36 माइनस 4 5 जा 20 60 4 इंटू 36 1/4 1/4 into 4 into 36 divided by 60. Yeah. 4 9 जा 4 4 जा 4/9। क्या दे रखा है अपन का? लाइमन अपॉन बाल्मर 9/4। हाँ 9/4 आ रहा है यार, सही है। 28 वाले में अपन को गिवन है which one of the following about the electron occupying 1s orbital in the hydrogen atom is incorrect। ठीक है, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में अपन को बताना है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और वो 1s1 या हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, जो भी मतलब मैंने सब कुछ इसलिए लिख लिया कि जो भी करना है मतलब अपन इससे कुछ सॉल्व कर लेंगे। The total energy of the electron is maximum when it is at a distance a0 from the nucleus. The total energy is maximum when it is a0 from the nucleus। हाँ, तो हाइड्रोजन एटम में तो इतना ही तो होता है a0 ना 0.529। Correct। The magnitude of potential energy is double the kinetic energy। No, potential energy is equal to होता है E total और kinetic energy is equal to होता है E total। तो डबल द टोटल एनर्जी, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ एनर्जी, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है टोटल एनर्जी के बराबर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल द टोटल एनर्जी। ये तो करेक्ट आ रहा है, बी वाला करेक्ट है। The probability density of finding the electron is maximum at the nucleus। 1s के लिए पूछ रहा है ये, सी वाला तो बिल्कुल डेफिनेशन करेक्ट होगा, डी वाला चेक कर लेता। The electron can find out at a distance of 2 a0 from the nucleus। The electron can be find out at a distance of 2 a0 from the nucleus। यार ये तो और भी फंसा दिया इसने कैन लिख के, क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी की बात करो। 2 a0 from the nucleus कैन लिख के तो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। कैसे पढ़ते हैं? The total energy of the electron is maximum when it is at a distance of
ए नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब ए और डी आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है। क्या कह रहे हैं? Which one of the following about an electron occupying 1s orbital? और 1s ऑर्बिटल का मतलब है प्रोबेबिलिटी की बात करना है अपन को। और प्रोबेबिलिटी में कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होता। ए वाला इनकरेक्ट, क्योंकि ये फिक्स डिस्टेंस की बात कर रहा है। ए नॉट, ये फिक्स डिस्टेंस कैन लिखा हुआ ना, कैन भी, हाँ तो कैन कहीं भी हो सकता है, फिक्स डिस्टेंस की बात नहीं होती। तो अब अपना एक क्वेश्चन और बचा हुआ, बस कौन सा था वो था अपना मोमेंटम वाला। एक अपना मोमेंटम वाले को करता है, नेक्स्ट पेज पे चलता है। कौन सा था? 26 वाले में कह रहे हैं if P is the momentum of fastest ejected electron from the metal surface after the irradiation of this, ठीक है। मेरा तो अप्रोच ही गलत था, वो जो था अभी तक अप्रोच सही आ रहा है। If P is the momentum of fastest electron ejected from the metal surface after the irradiation of like this, यह लैम्डा नॉट था, यह न्यू नॉट था, जो भी आप लिखना चाहो, और न्यू नॉट है ना, इसको हटा देता हूं, ई नॉट डाल देता हूं, ये काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू। अब ये क्या कर रहा है? देन फॉर 1.5 p ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये कह रहा है कि अगर मुझे 1.5 p चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के E2 चाहिए, तो बताओ लैम्डा का वैल्यू कितना होगा? तो कांस्टेंट होता है, शुरू हो जाता है। सो एक इक्वेशन इसका बना लेते हैं, hc by lambda is equal to E naught प्लस काइनेटिक एनर्जी P ले लेते हैं। एक मिनट में ठीक है, एक इक्वेशन ही आ गया अपने पास, और दूसरा इक्वेशन अपने पास hc by lambda is equal to E naught plus 1.5 P naught, that is 2. P is the momentum और lambda। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को लैम्डा के फॉर्म में लिखूं, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv, सो स्क्वायर कर लेता है, तो मैं लिखूंगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 h स्क्वायर अपॉन m लैम्डा स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है ना। तो इससे अगर अपन कैलकुलेट करें तो अपन कहेंगे इसमें से इसको माइनस करते हैं, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये तो गया। ये अपन लिखेंगे hc by lambda 2 minus 1 hc by lambda 1 इज इक्वल टू आया मेरे पास 0.5 p नॉट। 0.5 p नॉट क्यों लगाए? तो मेरे पास p जो आएगा, wavelength of light this should be, wavelength of light this should be। अब एक काम करते हैं अपन, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, मतलब hc by lambda 2 is equal to 0.5 p माइनस प्लस hc by lambda 1, तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो अपने पास आया 0.5 p
प्लस, है ना, प्लस hc by lambda 1, तो 0.5 p प्लस hc by lambda 1, hc by lambda 1 इज इक्वल टू, मेरे पास आया p नॉट प्लस 1.5 p, मुझे तो लैम्डा नॉट 2 ही चाहिए। काइनेटिक एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी 1/2p, तो इसका लैम्डा चाहिए, अपन इतना सारा कर क्यों है, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई। 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, अपन को गिवन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मुझे गिवन है 1.5 p, तो 1.5 p का मतलब हो गया, ये 1.5 हो गया तो 3/2 हो गया, तो 2/3 हो गया, 2/3 p। अब 2/3 p आ रहा है तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 p आ रहा है, तो रूट में आ रहा है मेरा आंसर, रूट में आ रहा है, रूट में आ रहा है आंसर, क्या बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो किया मैंने। चलो एक मिनट रुक जाना, मैं कहीं तो कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, तो देखना पड़ेगा मुझे, कितना जल्दी सॉल्व करना चाहता हूँ मैं। चलो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना चाहता हूँ, इसलिए गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व मत करो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक मिनट रुकना, जल्दबाजी मत करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। मुझे काइनेटिक एनर्जी गिवन है, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी, मुझे ये पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम बी, और ये पी होता है, मतलब मैं ऐसे लिख लूं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एम बी को एच अपॉन पी कर सकता हूँ मैं, तो P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा कर देता हूँ, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा कर देता हूँ मैं। P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा कर देता हूँ मैं, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी मुझे ये गिवन है, P को मोमेंटम भी लिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी लिख रहा है। इफ द मोमेंटम ऑफ द फास्टेस्ट पार्टिकल, fastest electron ejected from the metal surface of the radiation light is thus much, then the 1.5 momentum of photoelectron, then the wavelength of the light should be, 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 लैंग्वेज ही कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, आंसर तो आ जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो वेवलेंथ छोटा होगा, वेवलेंथ छोटा होगा तो सारे वेवलेंथ छोटे हैं लैम्डा से, तो कई बार ऐसे भी होता है कि मतलब
एक ही छोटा गिवन है, बाकी सब बड़े गिवन है। रुक जाओ यार, इसको देखने दो मुझे, इसको ना देखने दो मुझे, मतलब इजीएस्ट वे में कैसे सॉल्व होगा, मुझे पेपर पे सॉल्व करने दो इसे, है ना। हाँ कर सकते हैं अपन, इसलिए तो मैंने कहा ना ई नॉट को अपन जीरो कर लें, तो अपन एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू, अगर ई नॉट जीरो ही एज्यूम किया था अपन ने, तो ये पी है, और एच सी बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू 3/2 पी है। तो इनको रेशियो ले लेते हैं, तो अपने पास आएगा लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू, ये तो पी बाई 1 होगा, 2/3 आ जाएगा। अब क्या 2/3 पी लाना है ना अपन को। अब पी को कोरिलेट करना होगा, पी इज इक्वल टू होता है एम बी, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, है ना, हाफ एम बी स्क्वायर। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो मोमेंटम आ जाएगा एम वी, इसको स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, और दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 1/2 इंटू पी स्क्वायर इंटू, अब एम से डिवाइड भी कर देते हैं दोनों तरफ, तो हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब अपन इसको ना काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये नहीं होता है, तो अपन ये काइनेटिक एनर्जी 2 कर लेते हैं, ये बार रेशियो में। तो अब इसको पी के फॉर्म में लिख लेते हैं, सो एच सी बाई लेमडा तो कैंसिल हो गया, तो लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर अपन लिखते हैं P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। लैम्डा कैसे आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1। हाँ तो बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 और m तो कैंसिल हो जाएंगे, सो P1 अपॉन P2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अपने पास क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, और P1 कितना गिवन है अपन को 1, और P2 कितना गिवन है अपन को 3/2 का स्क्वायर, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4/9 लैम्डा 1, ले आंसर आ गया। यही चीज तो कर रहे थे अपन, यही चीज तो कर रहे थे अपन, इसलिए मैंने कहा था कि ये वाला पार्ट मुझे एक बार सोचना पड़ेगा, तो वो तुमने कहा कि अभी देख लो, तो मैंने देख लिया, अभी आ गया ये। वही ना, एक रिदम होता है ना क्वेश्चन से। हाँ देखना क्या किया मैंने, अपन जो लिखते हैं ना, जो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, तो E टोटल इज इक्वल टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी था, ये तो कांस्टेंट है, तो E टोटल अपने लिखा C बाई लैम्डा इज इक्वल टू, ये ले लिया अपन ने E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी 1, और HC बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। अपन ने लिखा, ये तो दोनों के लिए कांस्टेंट सेम ही रहेगा ना, तो इसका मतलब HC बाई लैम्डा 1 अपॉन HC बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 2। तो अपने पास आ गया था लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ये ऊपर गया, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2, ये आ गया था अपने पास। अब जब ये आ गया तो काइनेटिक एनर्जी अपन को मोमेंटम गिवन है, आप काइनेटिक एनर्जी थोड़ी लिख रहे हैं, आप मोमेंटम, तो मोमेंटम होता है mv, तो मोमेंटम को कन्वर्ट करो, तो अपन ने कहा भाई देख मोमेंटम होता है ये और काइनेटिक एनर्जी होती है ये, तो काइनेटिक एनर्जी को ना मोमेंटम में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, मोमेंटम को मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इधर m को इधर ले गए, तो m हाफ mv स्क्वायर बन गया, ये बन गया, तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के फॉर्म में आ गया। अपन ने मोमेंटम वाले पार्ट को
काइनेटिक एनर्जी में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ P1 था लैम्डा 1, तो अपन ने P1 को काइनेटिक एनर्जी को P1 के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट किया, तो इसको P1 स्क्वायर ले लिया, ये P1 स्क्वायर है और ये P2 स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे ना, ये यहाँ भी लिखोगे आप 1/2 अपन है, यहाँ भी लिखोगे 1/2 अपन, तो कैंसिल हो जाएंगे। आंसर तो वो होता है ना, एक बार मतलब गलत डायरेक्शन में चले गए तो चले गए, और अगर एक डायरेक्शन में, मुझे पता था काइनेटिक एनर्जी को आपको मोमेंटम के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसमें mv को mv के फॉर्म में करना होगा चेंज, तब होगा। हो गया, चलो अब लेते हैं ब्रेक, थोड़ा सा 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद फिर अपन मोडालिटी कंटिन्यू करेंगे, ये आपके डाउट्स थे, राइट। चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ काफी लेते हैं। हाँ कर सकते हो, अब बहुत सारे मेथड होंगे, एक मेथड थोड़ी होगा, वो तो रहता है ना, एक ही डायरेक्शन में सोचूंगा तो गड़बड़ होगा, नहीं तो नहीं।